हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। इस समय सभी बच्चे, सभी लड़कियां पीएनएसटी की तैयारी में व्यस्त हैं। पीएनएसटी का एग्जाम 8 जून को होने वाला है, इसके लिए सारे बच्चे पैनिक हैं। ठीक। लेकिन मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एमसीसी क्लासेस आपके साथ है और सारे बच्चे एमसीसी क्लास के साथ जुड़ करके बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास के साथ जुड़ करके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं उनको सॉल्व करके निश्चित रूप से आगे जाएंगे। आज भी इसी क्रम में आज भी इसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्या, तो मानव जनन तंत्र के क्वेश्चन। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जियोलॉजी के मानव जनन तंत्र के क्वेश्चन का संपूर्ण रिवीजन। और ये मान के चलिए बेटा जी कि आपको यहां पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, पढ़ रहा है, ये मान के चलो कि उसकी बहुत कुछ तैयारी मेरे प्रश्नों से हो जाएगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए एमसीसी क्लास के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें लगभग हमने 32 से 35 क्वेश्चन चुने हुए हैं। कुछ एक दो सिमिलर हो गए हैं जल्दबाजी के कारण, लेकिन आप समझ जाइएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। चलिए, तो सारे बच्चे रेडी हैं? तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है, लीजिए भाई। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, जरा देख लीजिए क्या है। हमें क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके समझना होगा। आरेख दिया गया है, अपने को आरेख दिया गया है ये। और इस आरेख में बेटा जी हमको बताना है, इस आरेख में हमको बताना है कि ए और बी जो है वो क्या है। हमको बताना है कि ए और बी जो है वो क्या है। ए क्या है और ये बी क्या है, हमको बताना है ए और बी क्या है। ठीक है, क्या ए माइटोसिस है, बी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है? क्या ए मियोसिस है, बी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है? क्या ए माइटोसिस है, बी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है? क्या ए मियोसिस है और बी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है? जल्दी जल्दी हमें इसके उत्तर देने हैं। ठीक है, समय को बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। तो यहां पर बेटा जी मैं आपको बता दूं, आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। सबसे पहली बात, यह समसूत्री विभाजन हो रहा है, मतलब माइटोसिस। सबसे पहले समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस हो रहा है। तो ये ए माइटोसिस है, ए माइटोसिस है, ये कंफर्म है। ये दोनों गलत हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखो ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है और ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है। तो हमसे बी पूछ रहा है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट यहां दिया, यहां नहीं दिया है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि ए जो है वो समसूत्री विभाजन है, मतलब माइटोसिस है, और बी जो है वो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है। बी क्या है बेटा? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है। चलो, तो इस बात को हमने अच्छे से समझ लिया है, इस बात को हमने अच्छे से समझ लिया है। आइए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ये लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला गया है दूसरे क्वेश्चन में, मनुष्य में अयुग्मित नर जनन संरचना है। मनुष्य में अयुग्मित नर जनन संरचना है कौन सी? और दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना नर में सहायक जनन ग्रंथि है? मनुष्य में अयुग्मित नर जनन संरचना कौन सी है, और दूसरा कौन सी संरचना जो है सहायक जनन ग्रंथि है? तो देखो यहां पर सेमिनल वेसाइकल पहला नाम, दूसरा प्रोस्टेट, तीसरा बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, चौथा वृषण और पांचवा वास डिफरेंस। तो मनुष्य में जो अयुग्मित नर जनन संरचना है वो कौन सी है? भाई वृषण तो युग्मित होते हैं, ये तो गलत है। सेमिनल वेसाइकल युग्मित होता, गलत है। वास डिफरेंस भी गलत है। ठीक है, और बाल्बो यूरेथ्रल ये भी जोड़े में है भाई, तो सीधी सी बात है एक ही सही है। कौन? प्रोटेस्ट। ठीक है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, याद रखिएगा, यही एक राइट है। चलो आगे चलते हैं, बाकी सब जोड़े में है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखिए,
इसको तो और छोटा करना पड़ेगा ताकि आप पूरा पढ़ सकें, ठीक है। इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। ये लीजिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा दिए गए आरेख में वृषण की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। पहली बात तो ये समझ लो एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, कोई लोकल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है ना, एनसीईआरटी से लिया गया है। अब समझ लो इसको क्या बोलता है ये। इसमें वृषण की अनुप्रस्थ काट दी गई है और अपने को निम्नलिखित वर्णों को पहचानना है, ए बी सी डी, इनको पहचानना है। तो देखो यार, डी तो शुक्राणु है, ये तो कंफर्म है। अच्छा, मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैं नहीं बताऊंगा, पहले आपको चुनना है। ए सर्टोली कोशिकाएं, बी स्पर्मेटोगोनिया, सी अंतराली कोशिका, डी शुक्राणु। तो शुक्राणु तो सब में दिया, चलो मैंने बता भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, डी शुक्राणु है, सब में दिया शुक्राणु। लेकिन अब इसके बाद तुमको बाकी चुनना है, बाकी चुनना है। ए क्या है तुमको ये बताना है, बी क्या है तुमको ये बताना है, और सी क्या है तुमको ये बताना है। ए बी और सी तुमको बताना है, ठीक। अपना उत्तर आपने चुन लिया होगा। राइट आंसर क्या है बेटा? तो डी तो स्पर्म है, ये तो कंफर्म है, सभी में दिया है। सी जो है वो अंतराली कोशिका, सी अंतराली कोशिका कहां दिया? देखो, सी अंतराली कोशिका यहां दिया है, यहां दिया और यहां दिया है, ठीक है ना। और यहां नहीं दिया, मतलब ये वाला गलत है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो एक तो गलत हो गया। ए देखो यहां पर सर्टोली सेल है, ए सर्टोली सेल है, तो ए सर्टोली सेल, ए सर्टोली सेल, ए सर्टोली सेल, सभी में अपने को क्या दिया गया है? ए सर्टोली सेल दिया गया है। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब इसके बाद यहां पर अपने को दिया गया है बी स्पर्मेटोगोनिया, बी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना। और तो ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि इधर क्या दिया था? सर्टोली कोशिका, इसको तो देखना ही नहीं है। यहां पर देखना ए सर्टोली कोशिका है, यहां ए सर्टोली कोशिका है और यहां भी ए सर्टोली कोशिका, सब सही है, ठीक है। अब गाड़ी फंस जाती है कि हमारा सी ऑप्शन सभी में है, हमारा डी ऑप्शन सभी में है और हमारा ए ऑप्शन भी सभी में है। अब यहां पर बोला गया है कि क्या बी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है, क्या बी स्पर्मेटोगोनिया है, क्या फिर वो स्पर्मेटोजोआ है, क्या है वो? तो मैं तुमको बता दूं बेटा, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट जो है ना वो ये अंदर दिख रही है, ये है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। तो ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट तो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये है कि ये गलत हो गया अपना, ये अपना गलत हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है क्या? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना, और स्पर्मेटोजोआ। तो राइट आंसर है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ नहीं होगा, स्पर्मेटोगोनिया होगा। तो ये है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो इसलिए सही आंसर ये हो जाएगा और ये तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। डी शुक्राणु है, कंफर्म है। सी अंतराली कोशिका है, कंफर्म है। इसके बाद ए सर्टोली कोशिका, बी जो है ये स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोजोआ नहीं है, ठीक है, याद रखना है। चलो आगे चलते हैं, यहां पर अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्तनियों के वृषण को ढकने वाला कैप्सूल कौन सा है? स्तनियों को ढकने वाला जो है बेटा वृषण का कैप्सूल कौन सा है? स्तनियों को वृषण को ढकने वाला जो कैप्सूल है वो कौन सा है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका मेम्ब्रेना, ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका वेस्कुलेरिस, वेस्कुलोसा। बहुत सरल है ये, इसका सही आंसर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मैं बिल्कुल समय नहीं लूंगा और आपको भी समय नहीं दूंगा ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, ये लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक जनन ग्रंथि सिर्फ स्तनधारी में पाई जाती है? कौन सी सहायक जनन ग्रंथि है जो केवल और केवल स्तनधारी में पाई जाती है? क्या वो प्रोस्टेट ग्रंथि है, क्या वो पेरिनियल ग्रंथि है, क्या वो काउपर्स ग्रंथि या बर्थोलिन ग्रंथि है? कौन सी जनन ग्रंथि, कौन सी सहायक जनन ग्रंथि केवल स्तनधारी नर में पाई जाती है? केवल स्तनधारी नर बोला है, ध्यान रखना, केवल स्तनधारी नर, प्रोस्टेट, पेरिनियल, काउपर्स, बर्थोलिन, ठीक है ना। सहायक जनन बोला है, सहायक जनन ग्रंथि, मुख्य जनन ग्रंथि नहीं, सहायक जनन ग्रंथि। तो नो डाउट वो कौन सी है? काउपर्स ग्रंथि है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं। देखिए क्या दिया है, मानवों के सेमाइनल द्रव में, सेमाइनल द्रव मतलब क्या होता है? वीर्य। मानव के सेमाइनल द्रव में क्या होता है? फ्रक्टोज, कैल्शियम, कुछ एंजाइम। फ्रक्टोज कैल्शियम तो होता है लेकिन एंजाइम नहीं, ग्लूकोज कुछ एंजाइम लेकिन कैल्शियम नहीं, फ्रक्टोज कुछ एंजाइम, ठीक है ना, लेकिन कैल्शियम बहुत कम। तो सेमाइनल द्रव में एंजाइम होते हैं, इसने कहा है एंजाइम नहीं होते, तो ये तो गलत है। आप अपना उत्तर चुन लीजिए, एक तो मैंने गलत कर दिया, एंजाइम होते हैं,
ठीक है, तो उम्मीद है आपने चुन लिया होगा, पढ़ के मैंने सुना दिया। फ्रक्टोज, कैल्शियम, कुछ एंजाइम, एंजाइम तो होते हैं भाई, तो एंजाइम होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, और एंजाइम होते हैं, ये भी सही है, ठीक। और पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम भी होता है, और फ्रक्टोज तो मेन है। ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि ग्लूकोज नहीं होता, सेमाइनल द्रव में क्या होता, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज 3 जगह पे दिया गया है, तो फ्रक्टोज के साथ कैल्शियम और एंजाइम भी होते हैं, तो राइट आंसर ये होगा, ठीक है, बाकी गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन ये तो पढ़ लिया अपन ने, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया बेटा, देख लेना है ना। चलो, एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। अब देखो ये आया, इसमें क्या बोलता है समझो। इसमें बोल रहा है वृषण की कौन सी कोशिकाएं, वृषण की कौन सी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मतलब नर लिंग हार्मोन जो है वो स्रावित करती हैं। वृषण की कौन सी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन या नर लिंग हार्मोन जो है वो स्रावित करती हैं, ठीक है ना। और इसमें वृषण का अंतःस्रावी ऊतक कौन सा है, अंतःस्रावी ऊतक। तो भाई नर हार्मोन का श्रावण या टेस्टोस्टेरोन का श्रावण कौन करता है, अंतराली कोशिका अथवा लीडिक सेल, जनन एपिथेलियम की कोशिका, सर्टोली कोशिका, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। तो बेटा इसका राइट आंसर है अंतराली कोशिका या लिडिक सेल, अंतराली कोशिका या लिडिक सेल इसका राइट आंसर है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। या वृषण में पाई जाने वाली सर्टोली कोशिकाएं क्या है, वृषण में पाई जाने वाली सर्टोली कोशिकाएं क्या है, ठीक है ना। वृषण में पाई जाने वाली सर्टोली कोशिकाएं क्या हैं, क्या वो पोषक कोशिकाएं हैं, क्या वो प्रजनन कोशिकाएं हैं, क्या वो संवेदी कोशिकाएं हैं, या इनमें से कोई नहीं। बहुत सरल, फास्ट फास्ट टिक लगाओ जल्दी से। तो सर्टोली कोशिकाओं का काम है शुक्राणुओं का पोषण, शुक्राणुओं का पोषण। तो राइट आंसर यहां पर आएगा क्या, पोषक कोशिकाएं। राइट आंसर यहां पर क्या आएगा, पोषक कोशिकाएं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर देखो अपने को दिया गया है शुक्राणु जनन, अपने को क्या दिया गया है देख लो, अच्छे से देख लो इस प्रश्न को। शुक्राणु जनन अवस्थाओं का वह कौन सा सही क्रम है जिसमें परिपक्व मानव शुक्राणु वृषण में शुक्राणु बनते हैं। चलो अब देखो इस बात को समझो, क्या बोलता, शुक्राणु जनन अवस्थाओं का वह कौन सा सही क्रम है जिससे परिपक्व मानव वृषण में शुक्राणु बनते हैं, परिपक्व मानव वृषण में शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु जनक, फिर शुक्राणु जन, फिर प्राक शुक्राणु या शुक्राणु। यह तो पक्की बात है कि प्राक शुक्राणु मतलब स्पर्मेटेड, इसका इंग्लिश नाम है बेटा स्पर्मेटेड। तो प्राक शुक्राणु मतलब प्राक शुक्राणु से ही शुक्राणु बनते हैं, स्पर्मेटेड से ही क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। यह तो सही है, प्राक शुक्राणु से शुक्राणु। यह उल्टा दिया है, यह गलत दिया है, स्पर्मेटेड से शुक्राणु बनते हैं, तो यह तो बिल्कुल कंफर्म है। अब इसके बाद शुक्राणु जनक पहले आएगा फिर शुक्राणु जन होगा, कि शुक्राणु जन और उसके बाद फिर शुक्राणु जनक, ठीक। इसमें क्या राइट आंसर होगा, पहला और दूसरा में। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, पहले शुक्राणु जन आएगा मतलब जनन कोशिकाएं, और उसके बाद शुक्राणुओं का क्या होगा, जन्म होगा, फिर वो स्पर्मेटेड में बदलेंगे, ठीक है ना, फिर वो स्पर्मेटेड में बदलेंगे और उसके बाद शुक्राणु का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक। पहले शुक्राणुओं का क्या होगा, इसमें लिखा शुक्राणु जन, फिर शुक्राणु जनक, ठीक है ना, फिर प्राक शुक्राणु और शुक्राणु। तो हमेशा याद रखना शुक्राणु जन पहले आएगा और शुक्राणु जनक उसके बाद में आएगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता। चलिए अगला नंबर आगे बढ़ते हैं, नीट में आ चुका था वो क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, शुक्राणुओं की गति किसके द्वारा होती है, शुक्राणुओं की गति किसके द्वारा होती है, सीलिया के द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा, बेसल बॉडी के द्वारा, या न्यूक्लियोसोम के द्वारा। बड़ा सरल क्वेश्चन है, इसमें भी तुमको टाइम नहीं लगना चाहिए। इसका राइट आंसर है फ्लैजिला, राइट आंसर है फ्लैजिला। चलो अगला क्वेश्चन उठाते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं, देखो क्या लिखा है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो सर्टोली कोशिकाओं को नियंत्रित करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो सर्टोली कोशिकाओं को नियंत्रित करता है वो कौन है, ठीक। क्या वो प्रोलैक्टिन है, क्या वो एलएच है, क्या वो एफएसएच है, या फिर वो जीएच है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला वो कौन सा हार्मोन है जो सर्टोली कोशिकाओं को नियंत्रित करता है, वह हार्मोन जो सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है तथा
स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया को क्या करता है बेटा? उत्प्रेरित करता है। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब समझते हो ना, शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। तो शुक्राणुओं के और अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को प्रोलैक्टिन, एलएच, एफएसएच और जीएच कौन उत्प्रेरित करता है? आपने अभी तक चुन लिया होगा आंसर। प्रोलैक्टिन तो नहीं करता, जीएच तो नहीं करता, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, तो राइट आंसर है एफएसएच। याद रखिएगा, शुक्राणु और अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को यही प्रेरित करता है, एफएसएच। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको मुझे आपके लिए छोटा करना पड़ेगा, तब आपको ये पूरा दिखेगा। ये आ गया, ठीक है ना, और छोटा करना पड़ेगा शायद। ये आ गया बेटा पूरा क्वेश्चन। अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, इस प्रश्न को समझो। इस प्रश्न में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रत्येक कार्य को चित्र में दिए गए मानव जनन तंत्र के संबंधित भाग अथवा भागों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें क्या करना है? विभिन्न भागों को, विभिन्न कार्यों को उनके भागों के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। तो अब तुम देख लो यहां पर कौन क्या है। ए, शुक्राणुओं को उत्पन्न करना। बी, पेनिस के द्वारा शरीर के बाहर शुक्राणुओं का संचालन। सी, सेमाइनल द्रव का निर्माण। एपिडिडाइमिस को यूरेथ्रा से जोड़ना। शुक्राणुओं का संग्रह। बहुत आसान। अब तुम सोच लो सही आंसर क्या होगा। जल्दी से, ऐसे क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, याद रखना। नीट में आ चुके क्वेश्चन को लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से देखो और बताओ सही आंसर क्या होगा। चलो, एक झटके का काम था इसमें। शुक्राणुओं को कौन उत्पन्न करता है? वृषण। शुक्राणु को कौन उत्पन्न करता है? वृषण उत्पन्न करता है। बात समझ में आ रही? 7वां नंबर वृषण। तो शुक्राणुओं को उत्पन्न करना वृषण का काम है, मतलब एक आएगा 7वां। एक का क्या आएगा बेटा? एक आएगा 7वां। शुक्राणु को उत्पन्न करना किसका काम है? वृषण का काम है, ठीक है ना। तो एक आएगा 7वां, तो एक का 7वां देख लो कहां है, ये मिल गया, राइट आंसर मिल गया, बाकी तीनों गलत हो गए। एक का 7वां एक ही झटके में आ गया। शुक्राणुओं को कौन उत्पन्न करता है? वृषण उत्पन्न करता है, ठीक है, याद रखना। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। ये देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन के स्रावण का बंद होना, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के स्रावण का बंद होना कार्पस ल्यूटियम के नष्ट होने का कारण है? ठीक है ना, किस हार्मोन के स्रावण का रुक जाना, कौन सा हार्मोन रुक जाता है तब कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती? क्या वो एलएच है, क्या वो प्रोजेस्टेरोन है, क्या वो एलटीएच है, क्या वो एफएसएच है? किस हार्मोन के स्रावण के बंद होने के कारण कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है बेटा? किस हार्मोन के स्रावण के कारण से? तो एक ही हार्मोन ऐसा है और वो है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन स्रावित करती है, ठीक। और यदि प्रोजेस्टेरोन स्रावित होना बंद हो जाए मतलब समझ जाओ कि कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो गई है, ठीक है, बहुत आसान। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन समझो। ये लिखा है, क्या लिखा हुआ है? ओवुलेशन, जोना पेलोसिडा के बाहर वो कौन सी परत है? जोना पेलोसिडा के बाहर कौन सी कोशिकीय परत होती है जो अंडाणु का निर्माण करती है? ठीक है, जो अंडाणु का निर्माण करती है। हेलो, चलिए, तो यहां पर अब हम देखते हैं जोना पेलोसिडा के बाहर वो कौन सी कोशिकीय परत है जो अंडाणु को ढकती है। अब तक आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा, क्या वो कोरोना रेडिएटा है, क्या वो कणिकामय झिल्ली है, क्या वो थीका इंटरना है, या फिर वो जर्मिनल एपिथीलियम है? राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर बेटा है इसका कोरोना रेडिएटा। जोना पेलोसिडा के बाहर कौन होती है? कोरोना रेडिएटा होती है। जोना पेलोसिडा के बाहर कौन होती है? कोरोना रेडिएटा होती है। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया गया है? मेंस्ट्रुअल चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन होते हैं।
मेंस्ट्रुअल चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन होते हैं। तो चक्रीय परिवर्तन किस में होते हैं? पेरीमेट्रियम में होते हैं, एंडोमेट्रियम में होते हैं, कार्पस ल्यूटियम में होते हैं या मायोमेट्रियम में होते हैं। 1 सेकंड का क्वेश्चन, 1 सेकंड का। मेंस्ट्रुअल चक्र के दौरान जो चक्रीय परिवर्तन है सारे बच्चे जानते हैं एंडोमेट्रियम में होते हैं। कहां पर होते हैं? एंडोमेट्रियम में होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ये देख लो। निम्नलिखित में से किस हार्मोन के स्रावण का रुकना ऋतुस्राव का तात्कालिक कारण है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन के स्रावण का रुकना ऋतुस्राव का तात्कालिक कारण है? किसके स्तर में अचानक कमी होने पर मेंस्ट्रुअल चक्र की शुरुआत होती है? किसके स्तर में अचानक कमी होने पर मेंस्ट्रुअल चक्र की शुरुआत होती है? बहुत सरल है। क्या वो FSH RH है, प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है या फिर FSH है? वो कौन सा हार्मोन है? वो कौन सा हार्मोन है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन का के स्रावण का रुकना ऋतुस्राव का तात्कालिक कारण है? तो वो एक ही हार्मोन है और वो है प्रोजेस्टेरॉन, याद रखिएगा। वो कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। सरल सरल। अंडोत्सर्ग स्तनियों में किसके कारण होता है? अंडोत्सर्ग किसके कारण होता है? अंडोत्सर्ग समझते हो ना? अंडाशय से अंडाणुओं का निकलना। अंडाशय से अंडाणुओं का निकलना किसके कारण से होता है? FSH और TSH, FSH और LH, FSH और LTH, LSH और LH, ठीक है ना। अंडोत्सर्ग स्तनियों में किसके कारण से होता है? तो हम कहेंगे राइट आंसर इसका FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें बेटा जी, कौन सा है? ये देखो, ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, NCERT से हमने निकाला है। ये NCERT से लिया गया क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अब देखो इसमें चित्र में पहचान लो, A क्या है, B क्या है, D क्या है और E क्या है। पहचान लो A, B, D और E क्या है, जल्दी से पहचानो और जल्दी से टिक लगाओ। A, B और D क्या है, जल्दी से पहचानो और जल्दी से टिक लगाओ। ठीक है, पहचानो और टिक लगाओ जल्दी से। ए अंडाशय, बी मोरोला, सी ब्लास्टोसिस्ट, डी ग्रीवा, ई योनी। ए अंडाशय, बी ब्लास्टोसिस्ट, सी मोरोला, डी ग्रीवा, ई योनी। ए अंडाशय, बी ब्लास्टोसिस्ट, सी मोरोला, डी योनी, ई ग्रीवा, ठीक है ना। ए अंडाशय, बी ब्लास्टोसिस्ट, सी गैस्टुला, डी योनी और ई ग्रीवा। तो राइट आंसर क्या हो सकता है? कौन सा बच्चा बताएगा? सबसे पहली बात तो ई जो है वो योनी है, ये क्लियर है। ई जो है वो योनी है, ये क्लियर है। तो ये ग्रीवा वाले दोनों क्या हो जाते हैं? गलत। ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर डी ग्रीवा है, बिल्कुल सही है, ये डी ग्रीवा है। ए अंडाशय है, ये भी सही है, ठीक है ना। अब यहां पर बी हमें बताएगा सही क्या है। तो यहां पर बी दिया है मोरोला और बी दिया है ब्लास्टोसिस्ट। तो मोरोला तो बेटा अंडवाहिनी में बनता है, इधर पे मोरोला तो यहां पर बनता है, ठीक है ना। तो बी यहां तो ब्लास्टोसिस्ट हो ही नहीं सकता, यहां पर बी जो है वो ब्लास्टोसिस्ट हो ही नहीं सकता, सॉरी गलती हो रही, बी यहां पर मोरोला नहीं हो सकता। मोरोला तो यहां बनता है, मोरोला तो यहां बनता है, अंडवानी में बनता है, ठीक है ना। मोरोला अंडवानी में बनता है, तो मोरोला कैसे बी की जगह पे हो सकता है? तो इसका मतलब बी मोरोला यहां पर गलत है। राइट आंसर आ जाएगा बी ब्लास्टोसिस्ट, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ई यहां पर कौन है? योनी। डी कौन है? ग्रीवा। ए कौन है? अंडाशय, ठीक है ना। सी जो है, सी आपको दिया गया है यहां पर मोरोला, बिल्कुल सही है। मोरोला कहां पर बनता है? अंडवाहिनी में बनता है। मोरोला कहां पर बनता है? अंडवाहिनी में बनता है। थोड़ा पास में आ गया, इधर बनता है, ठीक है। उसने यहां दिखाया है, ठीक, बट उसने ये बोला है 8 से 16 ब्लास्टोमेयर्स। तो 8 से 16 ब्लास्टोमेयर्स जो होते हैं वो किसमें होते हैं? वो होते हैं मोरोला में, ठीक है ना। तो बी क्या आएगा? ब्लास्टोसिस्ट यहां पर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले नंबर पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। ग्राफियन पुटक का फटना और अंडाणु का मुक्त होना किस हार्मोन को प्रेरित करता है? ग्राफियन पुटक का फटना, ग्राफियन पुटक का फटना और अंडाणु का मुक्त होना किस हार्मोन को प्रेरित करता? समझिए, ग्राफियन पुटक का फटना और अंडाणु का मुक्त होना किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? क्या LH द्वारा, क्या FSH द्वारा, क्या MSH द्वारा
और क्या GH द्वारा। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, बहुत सारे। चलिए जल्दी कीजिए, समय कम है अपने पास, अपने को स्पीड से काम करना है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालने हैं, बहुत सारी मेहनत करनी है। तो ग्राफियन पुटक का फटना तथा अंडाणु का मुक्त होना किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है, जल्दी से बताइएगा। राइट आंसर है LH। बहुत सारे बच्चों ने FSH चुना होगा, लेकिन FSH गलत है, याद रखना। FSH शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण को प्रेरित करता है, शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण को प्रेरित करता है, याद रखना। शुक्राणु अंडाणु के निर्माण को प्रेरित करता है, लेकिन अंडाणु का मुक्त होना, ग्राफियन पुटिक का फटना, यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है, याद रखना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो जरा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो। स्तनधारियों में मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण किस हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं। स्तनधारियों में मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण किस हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं। ठीक, मादा में द्वितीयक यौन लक्षणों का विकास किस हार्मोन के द्वारा होता है। कौन सा वो हार्मोन है जो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास में मदद करता है। कौन सा है भाई, कौन सा है। तो वो हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन, जो रिलैक्सिन तो हो ही नहीं सकता, गोनेडोट्रोपिन भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन में कैसे फंसेगी, तो मैं तुमको बता दूं, वो हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो मादा में क्या करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में क्या करता है, मदद करता है। चलो आगे चलते हैं। ये लीजिए एक और खास प्रश्न, एक और खास प्रश्न क्या दिया गया है, समझ लो। एक और खास प्रश्न क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है मासिक चक्र के दौरान हार्मोन्स का क्रम है। मासिक चक्र के दौरान हार्मोन के स्रावित होने का सही क्रम क्या है। क्या पहले एस्ट्रोजन स्रावित होता है, फिर प्रोजेस्टेरॉन, फिर FSH। क्या फिर पहले प्रोजेस्टेरॉन, फिर एस्ट्रोजन, फिर FSH। क्या सबसे पहले FSH, फिर एस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, क्या फिर FSH, प्रोजेस्टेरॉन, फिर एस्ट्रोजन। क्या होता है, क्या होता है, सोचिए क्या होता है। राइट आंसर चुनिए जल्दी से, राइट आंसर चुनिए। तो सबसे पहले बेटा याद रखना, स्त्रियों में पुटिकाओं का निर्माण शुरू होता है, तो इसके लिए FSH सबसे पहले काम करेगा। FSH, FSH यहां दिया, FSH यहां दिया है, ये गलत हो गया। ठीक है, फिर दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, अब मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण आएंगे, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को कौन लेके आएगा, एस्ट्रोजन। यहां क्या दिया, प्रोजेस्टेरॉन, गलत है। ठीक है, तो सही आंसर आएगा मासिक चक्र के दौरान हार्मोन के स्रावित होने का सही क्रम है पहले FSH, फिर एस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्टेरॉन, ये राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे ये दिया गया है, स्तनी के शुक्राणु के अग्रपिंडक को घेरने वाली झिल्ली का टूटना क्या कहलाता। कितना सरल क्वेश्चन दिया, कितना सरल क्वेश्चन दिया। स्तनी के शुक्राणु के अग्रपिंडक, अग्रपिंडक मतलब एक्रोसोम को घेरने वाली झिल्ली का टूटना क्या कहलाता है। तो एक्रोसोम को घेरने वाली जो झिल्ली होती है उसका टूटना कैपेसिएशन कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, कैपेसिएशन, याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, स्पर्म का शुक्र एक्रोसोम क्या निर्मित करता है। देखो ध्यान से, क्या दिया गया है, स्पर्म का एक्रोसोम क्या निर्मित करता है। सॉरी गलती हो रही, स्पर्म का एक्रोसोम निर्मित होता है किससे, स्पर्मेटिड के केंद्रक से, स्पर्मेटिड के माइटोकॉन्ड्रिया से, स्पर्मेटिड के गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, या स्पर्मेटिड के सेंट्रोसोम से। किससे उत्पन्न होता है, बहुत सरल उत्तर है, सारे बच्चे जानते हैं एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है। आप देख रहे हो मैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूं, ठीक है, जो कई पेपरों में आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लीजिए, ये पानी जैसा क्वेश्चन आपके सामने आया, क्या लिखा है, अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, या फॉलिकल का फटना और अंडाणु का मुक्त होना क्या कहलाता है। तो अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, या फिर क्या लिखा है, फॉलिकल का फटना या अंडाणु का मुक्त होना क्या कहलाता है, या फिर लोपिकाएं मतलब पोलार बॉडी कहां बनती है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को हम अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। और अंड जनन में ही क्या बनती है, पोलार बॉडी बनती है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद लिखा फॉलिकल का फटना और अंड का मुक्त होना। तो अंडाणु का मुक्त होना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है।
तो यदि मैं ध्यान से बात करूं आपके लिए तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये होगा अंडोत्सर्ग, फॉलिकल का फटना और अंड का मुक्त होना मतलब अंडाणु का मुक्त होना, तो ये अंडोत्सर्ग कहलाता है। लेकिन इन दोनों प्रश्नों का जो आंसर है वो पहला होगा। इन दोनों प्रश्नों का जो आंसर है वो क्या होगा, पहला होगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद दिया गया है यहां पर, ये समझिएगा, मनुष्य में गेमेटोजेनेसिस के दौरान 100 द्वितीयक oocyte, 100 द्वितीयक oocyte से तथा 100 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से कितने ओवा और कितने स्पर्म बनते हैं? मनुष्य में गैमेटोजेनेसिस के दौरान 100 द्वितीयक oocyte से तथा 100 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से कितने ओवा एवं कितने स्पर्म उत्पन्न होंगे, ये अपने को बताना है। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। 100 द्वितीयक oocyte से तथा 100 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से कितने ओवा एवं कितने स्पर्म उत्पन्न होंगे? ठीक है, तो बात को समझो। 100 द्वितीयक oocyte से तो 100 अंडाणु बनेंगे, 100 द्वितीयक oocyte से तो 100 अंडाणु बनेंगे, 100 अंडाणु 100 अंडाणु, 50 गलत हो गया, 200 गलत हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया है, 100 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, तो एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 2 शुक्राणु बनते हैं, एक से 2 बनते हैं, तो 100 से कितने बनेंगे, 200। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां पर लिखा है मानव शशक एवं अन्य अपरास्तनियों में निषेचन कहां होता है? मानव शशक एवं अन्य अपरास्तनियों में निषेचन कहां होता है? ठीक, तो यार इतना सरल क्वेश्चन, और देखो कितने बार आया और कहां कहां नहीं आया है, एक जगह उसने नहीं छोड़ी। तो अपरास्तनियों में निषेचन कहां होता है? तो अपरास्तनियों में निषेचन जो है वो एक ही जगह में होता है, फैलोपिया नलिका में, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, इसी को कहते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये देखो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निषेचन के बिना ही एक अंडे का परिवर्धन क्या कहलाता है? यदि बिना निषेचन के किसी अंडे का परिवर्धन हो जाए, यदि बिना निषेचन के किसी अंडे का परिवर्धन हो जाए तो वो क्या कहलाता है? क्या वो गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा, क्या वो मेटाजेनेसिस कहलाएगा, क्या वो ऊजेनेसिस कहलाएगा, क्या वो पार्थिनोजेनेसिस कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? गैमेटोजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, ऊजेनेसिस या पार्थिनोजेनेसिस, वो क्या कहलाएगा? सारे बच्चे जल्दी से पढ़ें और बताएं। तो निषेचन के बिना अंडे का जो परिवर्धन है बेटा वो कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहलाता है? पार्थिनोजेनेसिस। अनिषेक जनन पढ़ चुके हैं अपन, बिना निषेचन के अंडे का परिवर्धन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या लिखा है, निषेचन किस दशा द्वारा प्रदर्शित होता है? अब इनमें से 4 ऑप्शन चुन लो। निषेचन किस दशा द्वारा प्रदर्शित हो रहा है? N2N, 2N3N, 2N4N या 4N8N? किस दशा के द्वारा निषेचन प्रदर्शित हो रहा है? बताइए सही आंसर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है सही आंसर? तो निषेचन किस दशा द्वारा प्रदर्शित होता है? तो यहां पर राइट आंसर ये है, राइट आंसर ये है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, निषेचन में क्या होता है, हमेशा अगुणित कोशिकाओं से बेटा क्या बनती है? द्विगुणित कोशिकाएं। निषेचन में हमेशा अगुणित कोशिकाओं से क्या बनती है? द्विगुणित कोशिकाएं। तो अगुणित केवल यहां दिख रहा है, ठीक है ना, और अगुणित से द्विगुणित बन रहा है। चलिए तो ये भी हो गया। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। ऐसा अंडा जिसमें योग की मात्रा अति सूक्ष्म होती है, ऐसा अंडा जिसमें योग की मात्रा कैसी होती? अति सूक्ष्म होती है, क्या कहलाता है? तो ऐसा अंडा जिसमें योग की मात्रा कैसी होती? अति सूक्ष्म, तो वो अंडा मनुष्य का होता है। वो अंडा किसका होता? मनुष्य का होता। मनुष्य के अंडे में योग की मात्रा बहुत कम होती है, उसकी जगह पर कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे अंडे क्या होते हैं? माइक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल, टीलोलेसिथल या आइसोलेसिथल, कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर है माइक्रोलेसिथल। इसका राइट आंसर, माइक्रो मतलब बहुत कम, याद रखना, मेगा मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है कि विदलन विदलन निषेचित अंड के विभाजन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंडा विदलन विदलन निषेचित अंडों के विभाजन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंडा क्या होता है, विभाजित नहीं होता, केवल आकार में वृद्धि होती है। लगातार विभाजित होता है, आकार में वृद्धि नहीं होती। लगातार विभाजित होता है, आकार में वृद्धि होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या है। विदलन को इंग्लिश में कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। विदलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लीवेज। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, विभाजित नहीं होता, आकार में वृद्धि होती है। लगातार विभाजित होता, आकार में वृद्धि नहीं होती। लगातार विभाजित होता, आकार में वृद्धि होती। उपरोक्त में से कोई नहीं। शॉर्ट आंसर बिल्कुल सही, लगातार विभाजित होता है लेकिन इसके आकार में कोई वृद्धि नहीं होती। यह विदलन का प्रोसीजर ही है, याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ देखो, यह दिया गया है सरीसृपों और पक्षियों के अंडे कैसे होते हैं और साथ में मेंढक का अंडा कैसा होता है। देखो कितने बार यह क्वेश्चन आया है, सरीसृपों और पक्षियों के अंडे कैसे होते हैं। तो सरीसृप और पक्षी के जो अंडे हैं ना बेटा, सरीसृप और पक्षी के जो अंडे हैं ना, वो कैसे होते हैं मालूम है। पक्षियों के अंडे मतलब तुम देख लो मुर्गी का अंडा, मुर्गी के अंडे में तुम देखोगे बीचों बीच पीतक होता है और चारों तरफ क्या भरा होता है, कोशिका द्रव भरा होता है। देखे हो कि नहीं देखे हो, देखे हो कि नहीं देखे हो। तो ऐसे अंडे को कहते हैं केंद्रपीतकी। केंद्रपीतकी मतलब टीलोलेसिथल। ऐसे अंडे को कहते हैं केंद्रपीतकी अर्थात टीलोलेसिथल, जिसमें पीतक कहां पर होता है, बीच में होता है और चारों तरफ क्या भरा होता है, कोशिका द्रव भरा होता है। तो तुमने ये अंडा जरूर देखा होगा, मुर्गी का अंडा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या लिखा है, कोरक पुटी का बाह्य स्तर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह सभी को पसंद आएगा। क्या लिखा है, कोरक पुटी का जो बाह्य स्तर है जो एक्टोडर्म बनाता है, कोरक पुटी का बाह्य स्तर जो एक्टोडर्म बनाता है उसे क्या कहते हैं। दूसरा, स्तनियों के भ्रूण की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली किससे व्युत्पन्न होती है। स्तनियों के भ्रूण की जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली है वो किससे उत्पन्न होती है। वो दंशकोरक से उत्पन्न होती है, वो जननी काशय से उत्पन्न होती है, वो पोष कोरक से उत्पन्न होती है या उल्ब से उत्पन्न होती है। तो इसमें ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा, इसका राइट आंसर है पोष कोरक, ट्रोफोब्लास्ट। स्तनियों के भ्रूण की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली किससे उत्पन्न होती है, पोष कोरक मतलब ट्रोफोब्लास्ट से उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा है, संवहन तंत्र, संवहन तंत्र गोनेड्स मतलब जनद और उत्सर्जन तंत्र, ये किस भ्रूणीय झिल्ली से विकसित होते हैं। संवहन तंत्र, गोनेड्स, उत्सर्जन तंत्र, ये किस भ्रूणीय झिल्ली से विकसित होते हैं। नंबर 1 मीजोडर्म, नंबर 2 एक्टोडर्म, नंबर 3 इंडोडर्म, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। मीजोडर्म से, एक्टोडर्म से, इंडोडर्म से, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है मीजोडर्म से, मध्य चर्म से विकसित होते हैं। उत्सर्जन तंत्र, संवहन तंत्र और गोनेड्स ये सभी किससे विकसित होते हैं, मध्य चर्म मीजोडर्म से विकसित होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा रहा आपके लिए, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है स्तनधारियों में अपरा पोशिका, स्तनधारियों में अपरा पोशिका जिसको हम क्या कहते हैं, एलेंटॉइस। स्तनधारियों में अपरा पोशिका जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एलेंटॉइस का क्या काम है, एलेंटॉइस का क्या काम है। मात्र श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, आघातों से रक्षा। क्या सही आंसर है, क्या सही आंसर है। तो अपरा पोशिका या एलेंटॉइस के अपन ने उत्सर्जन तो पढ़ा है, पोषण भी पढ़ा है, तो राइट आंसर आएगा पोषण, उत्सर्जन एवं श्वसन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिए। यूथेरियन अपरा किससे विकसित होता है, यह स्तनधारियों में अपरा बनाता है। यूथेरियन अपरा किससे विकसित होता है, यह स्तनधारियों में अपरा बनाता है, बनता है, सॉरी, ठीक है ना।
यूथेरियन अपरा मतलब जो विकसित जंतु है उसका अपरा जो है मतलब प्लेसेंटा किससे बनता है, या स्तनधारियों में अपरा का निर्माण किससे होता है? क्या पीतकोश से होता है, इम्नियोन से होता है, एलेंटॉइस से होता है, कोरियोन एलेंटॉइस से होता है? जल्दी से इसका आंसर चुनिए, जल्दी से इसका आंसर चुनिए। इसमें बहुत से बच्चे गलत करेंगे। स्तनधारियों में अपरा जो है बेटा वो विकसित होता है, याद रखना, कोरियोन का कुछ भाग और एलेंटॉइस का कुछ भाग। तो कोरियोन एलेंटॉइस से। यूथेरियन अपरा किससे विकसित होता है या स्तनधारियों में अपरा किससे बनता है? तो हम कहेंगे कोरियोन एलेंटॉइस से बनता है। चलिए ये बात भी हो जाती है, आगे चलते हैं। चलिए इसी के साथ बच्चों, प्यारे बच्चों, हमारा जो टेस्ट है वो हो जाता है समाप्त। ठीक है, आपने देखा हमने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। तो कम से कम मनीष सर के लिए एक लाइक तो जरूर बनेगा, मनीष सर के लिए एक लाइक तो जरूर बनेगा, ठीक है ना। जो बच्चा सर की मेहनत को देखेगा कि सर हमारे लिए रोज एक कंटेंट को तैयार करने में बेटा कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, एक कंटेंट तैयार करने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, उतनी देर तक कंटेंट तैयार करना, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढना यह आसान काम नहीं है। तो सर के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, क्योंकि सर आपके लिए डेली मेहनत करते हैं, 2 से 2.5 घंटे अलग से निकालते हैं। फिर इसके बाद 1 से 1.5 घंटा इसको अपलोड करने में लगता है, रेडी करने में लगता है, तैयार करने में लगता है पूरा, मतलब 4 घंटे सर आपके लिए डेली खराब करते हैं, 4 आवर्स लगता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। पूरा काम धाम छोड़ के आपके लिए ये सब करना, और यदि इतना करने के बाद सर के लिए एक लाइक ना बने तो फिर तो ये गलत बात है, फिर तो ऊपर वाला भी आपको परिणाम नहीं देगा सही, यदि आपने सर को लाइक नहीं किया तो। सर आपके लिए 4 आवर्स दे रहे हैं ना, तो आपके लिए बनता है। और मैं बता दूं कि हमारा रिवीजन का कोर्स जो वो चालू होने वाला है, कोई भी बच्चा गलती ना करे, जल्दी से जल्दी एमसीसी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर ले, एमसीसी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर ले। उसमें डेली 5 से 6 घंटे, उसमें डेली 5 से 6 घंटे बेटा लाइव क्लास लग रही हैं, ठीक है ना। और इस लाइव क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का क्या हो रहा है, रिवीजन। जब मैं आपके आधे घंटे में इतने सारे क्वेश्चन आपको समझा सकता हूं, तो सोचिएगा लाइव क्लास में आपको मैं 5 से 6 घंटे के अंदर डेली कितने क्वेश्चन समझाऊंगा। ये सोचो समझो। एमसीसी क्लासेस का जो ऐप है वो डाउनलोड करके, और उसमें जीएनटी का जो कोर्स है, पीएनएसटी का जो कोर्स है, उसको परचेस कर लो। 499 में वो कोर्स आपको मिल रहा है, गलती मत करो, एक एक नंबर की कीमत है, गलती मत करो, डाउनलोड कर लो और कोर्स परचेस कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। डेली कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन जो है वो खत्म होंगे रिवीजन में, और एक से एक क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाया जाएगा, उसमें कोई भी गलती आपके साथ नहीं होगी, टॉपिक टू टॉपिक। तो जल्दी से जल्दी ये काम कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में।